Hello students. So yesterday we had seen what are resources and what are the different kinds of resources. आज हम लोग देखेंगे दो मेन टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स प्लानिंग स्पेशली इन आवर कंट्री. ठीक है, तो रिसोर्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी और जो लाइफ का क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए भी, क्योंकि जो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है, जो आपका फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, ऑल दीज आर काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस. और उसके अलावा जो हमारा लाइफ का क्वालिटी जो हमें इम्प्रूव करना है, मान लीजिए आप बाइक से कार खरीद रहे हैं या अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी ना किसी तरीके से आप बढ़ा रहे हैं घर में और सामान खरीद रहे हैं, लैपटॉप, फोन्स, एनीथिंग. सो ऑल दीज आर काइंड ऑफ रिसोर्सेस. सो resources are necessary for survival and resources are also necessary for improving the quality of life. तो पहले ऐसा लगता था कि ये जो रिसोर्स हमें नेचर से मिलता है वो क्या है, प्रकृति का एक फ्री गिफ्ट है, और लोग उसको क्या करने लगे, दे स्टार्टेड यूजिंग इट इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा लोग क्या करने लगे, उसको यूटिलाइज करने लगे. तो जब हम आवश्यकता से ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं इसमें तीन प्रॉब्लम्स आते हैं. द फर्स्ट वन इज जो रिसोर्स जो हमें एनवायरनमेंट से रिसोर्स मिलता है. एनवायरनमेंट से हमें रिसोर्स कैसे मिलता है, टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उसे रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं. तो जब हम अपने आवश्यकता से ज़्यादा एनवायरनमेंट से रिसोर्स लेते हैं वो रिसोर्स क्या होता है, डिप्लीट होता है. और वो क्यों होता है, क्योंकि लोगों के लोभ के कारण. अब बेसिकली देखिएगा, जिनके पास रिसोर्स ज़्यादा होता है, जिस सोसाइटी में रिसोर्सेज ज़्यादा होता है वो अमीर या रिच सोसाइटी होता है, और जिस सोसाइटी में रिसोर्सेज कम होता है दे आर बेसिकली पुअर सोसाइटी. तो जब लोगों का लोभ बढ़ता है, व्हेन पीपल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग रिसोर्सेज इन हैंड, तो सोसाइटी दो भागों में बढ़ जाता है. जिनके पास रिसोर्स ज़्यादा है वो लोग अमीर होते हैं, और जिनके पास रिसोर्स कम होता है वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं. ये दूसरा प्रॉब्लम हुआ. एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज, हमें रिसोर्सेस मिलता कहाँ से है, हमारे एनवायरनमेंट से मिलता है. जब हम एनवायरनमेंट से आवश्यकता से ज़्यादा जब हम रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो व्हाट दैट थिंग लीड्स टू, इट एक्चुअली लीड्स टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड अदर इश्यूज. इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है, एनवायरनमेंट में इकोलॉजी का मतलब होता है कि इस एनवायरनमेंट में जो भी जीव जंतु हैं, वेदर इट इज़ मी, यानी कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, उसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, all these are interdependent on each other and they also interact with the physical environment. तो जब हम इस फिजिकल एनवायरनमेंट से रिसोर्स को अननेसेसरीली या हद से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो बैलेंस है इकोलॉजी का जो मेंटेन है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. इसके अलावा जब हम रिसोर्सेज को हद से ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम फॉसिल फ्यूल्स को ज़्यादा बर्न करते हैं, जब हम एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सब कूलेंट्स वगैरह का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जो हार्मफुल गैसेस निकलता है, इससे पोल्यूशन बढ़ता है. इट लीड्स टू ओजोन लेयर डिप्लीशन, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन. हाउ इज इट लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि हम इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड हो गया, जैसे आपको बड़े बड़े फैक्ट्रीज हो गए, इसके लिए लैंड को क्लियर किया जाता है. जहाँ पे माइनिंग होता है, स्पेशली ओपन कास्ट माइनिंग जहाँ पे होता है, वहाँ पे लाखों पेड़ों को काटा जाता है, और माइनिंग के बाद उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और वो ज़मीन क्या बन जाता है, बंजर बन जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन. तो रिसोर्स ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है, और हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी ज़रूरत है. लेकिन अगर हम रिसोर्स को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, एक रिसोर्स डिप्लीट होता है, दूसरा सोसाइटी में जिनके पास रिसोर्स ज़्यादा होता है लोभ के कारण वो लोग अमीर होते हैं, और जिनके पास कम होता है वो गरीब होते हैं. इससे सोसाइटी दो भागों में बढ़ जाता है. और तीसरा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यू नीड टू हैव एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. जो रिसोर्सेस है आवश्यकता के अनुसार सभी लोगों के पास होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट विल लीड टू अनदर टू प्रॉब्लम्स, दैट इज सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस. सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ का जो क्वालिटी है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो सभी को फुलफिल होना चाहिए. और सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि उसको कंटिन्यूस रखने के लिए
हमें कुछ चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मिनिमलिज्म, यानी कि जितना रिक्वायरमेंट है, जितना आवश्यकता है, उसी हिसाब से हम रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे, चाहे वो पानी हो, खाना हो, या जो पावर कंजम्पशन हो, आवश्यकता से ज़्यादा हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, पर्सनल व्हीकल के कंपैरिजन में पोल्यूशन लेवल कम होता है। कॉन्शियस कंजम्पशन जब वही हुआ, उसके अलावा सोलर पावर, लेस स्पेस। मान लीजिए अगर 4 लोग एक घर में रहते हैं, वो 4 एकड़ का ज़मीन में बड़ा बंगला बनाए हुए हैं, तो उससे क्या होता है, आप स्पेस ज़्यादा कवर अप कर रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक अप स्मॉल स्पेस, सो दैट इज कॉल्ड मिनिमलिज्म और लेस लिविंग। तो दैट इज नेसेसरी फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि इस विश्व भर में जितने भी लोग हैं, सबका जो लाइफ है उसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। उसके अलावा ग्लोबल पीस, ग्लोबल पीस, अभी हम लोग देखेंगे विश्व में जितने भी देश हैं और बहुत सारे देशों के बीच में तनाव है, और इस तनाव का मेन रीजन आप देखिएगा दैट इज रिसोर्सेस। हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे। वन इज योर साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में बहुत सारा मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, और उसके कारण साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में एक तनाव बना हुआ है। जैसे आपको कोरिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया, all these countries they have a tension among themselves. Why? Because they need to have free access to the South China Sea. सिमिलर इशू आपको आर्कटिक रीजन में भी है, वहाँ पे आपको पेट्रोलियम डिपॉजिट्स है, और उसके लिए रशिया, अमेरिका और बहुत सारी यूरोपियन नेशंस के बीच में भी एक हमेशा तनाव बना रहता है। तो अगर आपको एक सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए और ग्लोबल पीस चाहिए, तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि ये जो रिसोर्स है उसको इक्विटेबली सबके पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस। जैसा कि हम लोग बताएं, सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए चाहिए सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस। सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस कैसे करेंगे? जैसा कि हम बताएं, आवश्यकता जितना ही है उसी हिसाब से हम लोग रिसोर्स का यूटिलाइज करेंगे। नाउ दिस लीड्स टू समथिंग कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी कि तरक्की। ये जो तरक्की है ये कभी रुकने वाला नहीं है, इट ऑलवेज हैपेंस। और ये तरक्की के लिए हमें क्या चाहिए? रिसोर्सेस चाहिए। लेकिन ये जो तरक्की होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इस प्रकार का डेवलपमेंट जिससे एनवायरनमेंट को भी कोई क्षति ना पहुंचे, और हमारा जो आने वाला जनरेशन है उनका जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी साथ ही साथ फुलफिल भी हो। यानी कि ऐसा ना हो कि हम सारा रिसोर्स हम ही खत्म कर दें। अगर हम सारा रिसोर्स खत्म करेंगे, एक तो एनवायरमेंटल डैमेज होगा, एंड द सेकेंड थिंग इज हमारे जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। सो दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? दैट इज डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन सच अ वे without damaging the environment and also not compromising with the needs of the future generation. Now all these things, ये जो रिसोर्स है, रिसोर्स को कंजर्व करना है, रिसोर्स को प्लान करना है, रिसोर्स को सही यूटिलाइज करना है, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब लोग बहुत लेट से रियलाइज करने लगे जब रिसोर्स डिप्लीट होने लगा। तो इसी के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एक कॉन्फ्रेंस रखा गया, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ नेशंस के जो हेड्स हैं वो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट किए। इट हैपेंड इन रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए? सो दैट दे कुड एड्रेस द प्रॉब्लम दैट द वर्ल्ड वॉज फेसिंग। और उस समय मेन प्रॉब्लम क्या था? एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये एनवायरमेंट प्रॉब्लम क्या है? जब हम रिसोर्स अननेसेसरीली यूज करते हैं, एनवायरमेंट क्या होता है? डैमेज होता है, ये हम देख चुके हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? नाउ दिस इकोनॉमी एंड द सोसाइटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। जहाँ पे इकोनॉमी अच्छा है, जहाँ का आर्थिक स्थिति अच्छा है, जहाँ का सोसाइटी रिच है, वहाँ पे एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये सब आसानी से मिल जाता है। वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता है। लेकिन जिस सोसाइटी में गरीबी है, जहाँ पे पॉवर्टी है, वहाँ पे ना आपको अच्छा पढ़ाई होता है, ना अच्छा हेल्थ केयर होता है, जिसके कारण आपको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलता है, लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। सो ऑल दीज आर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नाउ इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू, बिकॉज दुनिया में देखिएगा कि सभी देश, सभी रीजन एक जैसे नहीं हैं। कहीं पे आपको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है और कहीं कहीं पे बहुत सारे जगह में सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं।
वाई? बिकॉज क्योंकि रिसोर्सेस इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये समिट रखा गया और इस समिट के दौरान बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। उसमें 3 मेन डिसीजन जो आपके बुक में डिस्कस किया गया। वन इज डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि पूरे विश्व लेवल पे ये जो क्लाइमेट है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड दैट इज इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, यानी कि पूरे विश्व में जो जंगल हैं उसको बचाने के लिए एक प्रिंसिपल। फिर एजेंडा 21, ये तीनों को अडॉप्ट किया गया किस लिए? ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाए पूरे विश्व लेवल पे। एजेंडा 21 क्या है? नाउ एजेंडा 21 का मेन एम है पूरे ग्लोबल लेवल पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। और इसको अचीव करने के लिए हमारे पास इश्यूज क्या क्या थे? वन वाज एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, डिसीज यानी कि जो आपको बीमारियां हैं। तो ये सब जो इश्यूज हैं इसको टैकल करने के लिए आपको क्या चाहिए? पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनका कोऑपरेशन चाहिए, एक दूसरे का हेल्प चाहिए। और इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये जो एजेंडा 21 है, यानी कि ये जो एक प्लानिंग है, ये जो रूट है, किस तरीके से हम ये जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, ये हर एक लोकल लेवल पे होना चाहिए। यानी कि हर एक लोकल लेवल का अपना एक एजेंडा 21। फॉर एग्जांपल 2 स्टेट ले लीजिए, एक हो गया बिहार और एक हो गया आपको केरला। बिहार का एक अपना एजेंडा 21 होना चाहिए, केरला का अपना। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेट में प्रॉब्लम्स अलग हैं। बिहार का मेन प्रायोरिटी होगा अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, जबकि केरला का कुछ और होगा। सो दैट इज वाई लोकल लेवल पे सभी रीजन का अपना अपना एक एजेंडा 21 होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम हमारे देश में देखें, बहुत तरह के रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। तो रिसोर्सेस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, बहुत सारे मिनरल्स, मेटल्स, सो मेनी मिनरल्स लाइक यू हैव कोल, यू हैव गोल्ड डिपॉजिट्स, यू हैव कॉपर डिपॉजिट्स, यूरेनियम डिपॉजिट्स। इसके अलावा आपके पास लाइफ स्टॉक है, फिशरीज हैं, पोल्ट्री हैं, देन यू हैव एग्रीकल्चर, वीट प्रोडक्शन, देन सो मेनी प्लांटेशंस। ये सारा हमारे पास रिसोर्स है। लेकिन ये जो रिसोर्सेस हैं ये क्या है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सब जगह एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक स्टेट्स लाइक झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपको मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा है, कोल डिपॉजिट ज़्यादा है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश ले रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में आपको वाटर रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स काफ़ी कम है। इफ़ यू टेक द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में सोलार पावर जनरेट करने का रिसोर्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे पानी का स्कैरसिटी है। अगर हम लद्दाख के बारे में बात करते हैं, लद्दाख में कल्चरल हेरिटेज है, लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पानी का कमी है, मिनरल्स का कमी है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे पूरे देश में रिसोर्सेस है, डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, बट दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रिक्वायरमेंट क्या है? हमें इस हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, ताकि ये इसका जो बेनिफिट है वो इक्वली सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट हो। If there are any questions regarding what has been taught, I want you to ask it in the comment section along with your name. And in the next class, we'll be seeing about resource planning in India. Thank you very much.